जय हिंद दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उपाधीक्षक मतलब डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है? तो सबसे पहले देखते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में। टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक के बारे में। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक जो गेम है यह सबसे पहले हुआ कहाँ पे है, ठीक ना। देखिए टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक यह जो है सो कितने नंबर का हुआ है? यह 32वें नंबर का इस बार टोक्यो ओलंपिक हुआ है। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत कितने स्थान पे रहा? तो भारत रहा 48वां स्थान पे। इंडिया अपना भारत कितने स्थान पे रहा? 48वां। भारत ने कौन कौन से पदक जीते? 1 गोल्ड मेडल प्लस 2 सिल्वर मेडल प्लस 4 ब्रॉन्ज मेडल, इतने मेडल जीते। इसी चार मेडल में एक मेडल हमारे जो एक मेडल जीती है वो है लवलीना बोरगोहेन ने। इन्होंने एक मेडल इसमें से जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। यह एक बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। यह किस चीज़ की खिलाड़ी है? तो यह एक बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। और इनको किस सरकार ने? तो इनको असम सरकार ने इनको डीएसपी का पद पर नियुक्त किया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में क्या किया गया है? टोक्यो ओलंपिक इस बार 32वें नंबर का था। भारत इसमें 48वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसी 4 ब्रॉन्ज मेडल में से एक मेडल लवलीना बोरगोहेन ने प्राप्त किया है, जो बॉक्सिंग की खिलाड़ी थी। और इनको असम सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। ठीक, असम सरकार ने इसके पहले भी असम सरकार ने हिमा दास एक खिलाड़ी थी, हिमा दास। इनको भी हिमा दास को भी इनको रिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। इनको भी असम सरकार ने डीएसपी का पद दिया था। असम सरकार ने इनको यह धावक थी, मतलब रनिंग करती थी, इनको भी दिया गया। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनाबाई चारू का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग से। कहाँ की प्लेयर है? तो यह मणिपुर की प्लेयर है। ठीक, इन्होंने टोक्यो में कौन सा मेडल प्राप्त किया था? इन्होंने टोक्यो में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है कुश्ती से। संबंध कुश्ती से। कहाँ की खिलाड़ी है? हरियाणा की। ठीक, इन्होंने भी टोक्यो में क्या हासिल किया था? इन्होंने भी सिल्वर हासिल किया था टोक्यो में। अवनी लखेरा, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है शूटिंग से। अवनी लखेरा का संबंध है शूटिंग से। और यह कहाँ की रहने वाली है? तो यह जयपुर की रहने वाली है। और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने कौन सा मेडल किया? तो 1 गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, 2 मेडल हासिल किया है। 100 मीटर के रेंज 10 मीटर के रेंज में गोल्ड, 50 मीटर के रेंज में सिल्वर हासिल किया है। प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो प्रमोद भगत का संबंध जो है सो बैडमिंटन से है।
बैडमिंटन प्लेयर है और यह भी टोक्यो पैरालंपिक खिलाड़ी है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी से संबंध रखती है और इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, प्रमोद भगत। ठीक, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जरा। देखिए, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से है। मणिपुर के प्लेयर हैं, सिल्वर मेडल हासिल किया इन्होंने। रवि दविया का संबंध कुश्ती से है, हरियाणा की है और इन्होंने भी सिल्वर मेडल हासिल किया। अनिल अखेरा यह टोक्यो पर यह पैरा ओलंपिक से, इन्होंने शूटिंग में जयपुर की है और शूटिंग से संबंध रखती है। प्रमोद भगत यह भी पैरा ओलंपिक से है, इन्होंने यह बैडमिंटन के प्लेयर हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जनवरी माह में प्रतिवर्ष फसल कटाई का त्यौहार मनाया जाता है, इस संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा फसल कटाई के त्यौहार का समय है? तो वह है लोहड़ी, जो कि उत्तर भारत में नहीं मनाया जाता है, यह बिल्कुल गलत है। पोंगल तमिलनाडु में, बिहू उड़ीसा में, लेकिन यह जो है यह त्यौहार उत्तर भारत में लोहड़ी सिख समुदाय ही मनाते हैं, जब भी मनाते हैं। यह भी मकर संक्रांति के, जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, सूर्य का उत्तरायण है ना, उसी समय पोंगल, बिहू, ये सभी त्यौहार हम लोग मनाते हैं। तो इसका संबंध इस फसल कटाई फसल त्यौहार से संबंध नहीं रखता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, तो सबसे पहले ये देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब हो गया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व आर्थिक मंच, अब विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब देखिए किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो यह जो जारी किया गया है वह किया जाता है विश्व आर्थिक, एक मिनट, हाँ, यह जो किया जाता है विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और यह जो जारी किया है यह कितने नंबर का है? यह संस्करण 17वें नंबर का है। एक 17वें नंबर का संस्करण जारी किया गया, किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया गया है। अब बात यह आती है कि कोविड-19 के कारण इसमें आखिर यह जो रिपोर्ट जारी की है यह क्या जारी की है? तो यह कहता है कि कोविड-19 के कारण जो सामाजिक, आर्थिक प्लस पर्यावरण के जोखिम में जो वृद्धि हुई है उसके बारे में यह बातें कही गई है इसमें। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि WEF आखिर ये है क्या? वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1971 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर है। इसका शीतकालीन जो बैठक होता है ना, जो ठंडी के मौसम में शीतकालीन बैठक कहाँ पे होती है? तो वो होती है दावोस बैठक कहते हैं। अच्छा, क्रिस्टल अवार्ड, एक अवार्ड जो दिया जाता है क्रिस्टल अवार्ड, वो इसी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही दिया जाता है। तो सबसे पहले इसके मुख्य बिंदु को हम लोग ध्यान देखते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हाँ, चलिए, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और यह क्यों यह इस बार जो जारी किया कितने नंबर का? 17वां नंबर का है। कोविड-19 के कारण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के जोखिम में जो वृद्धि हुई है उसी का यह रिपोर्ट जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में होती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। शीतकालीन बैठक दावोस में होती है। ठीक, इतनी बातें जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक मुख्य बात है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि WHO, इसकी स्थापना कब होती है?
तो इसकी स्थापना होती है, एक मिनट हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। WHO इसकी स्थापना कब होती है, और WTO इसकी स्थापना कब होती है, इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए WHO की इसकी स्थापना, एक मिनट, WHO की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। WTO इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। कहाँ पर होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है, हेडक्वार्टर जेनेवा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, तो यह जो जारी करता है वह रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक है 142, 142वां रैंक है इसका। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो यह करता है UNDP, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसका 3 आधार, यह जो जारी करने का 3 आधार होता है, प्रति व्यक्ति आय प्लस साक्षरता प्लस जीवन प्रत्याशा, इसी 3 चीजों के आधार पर इसका सूचकांक जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी 2022 को भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया था, तो इंडिया और किस देश के साथ, USA के साथ यह डायलॉग का आयोजन किया गया था। यह कब से शुरू किया गया है, यह 2010 से इसकी शुरुआत की गई है। और सबसे पहला जो हुआ था, फर्स्ट सुरक्षा वार्ता यह किया गया था 2011। ठीक, सुरक्षा में एक दूसरे का सहयोग करना, यही इसका मतलब हुआ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का मतलब, कि सुरक्षा के समय सुरक्षा में एक दूसरे का सहयोग करना। जैसे सुरक्षा का मतलब क्या हुआ, जैसे साइबर सुरक्षा, या फिर समुद्री सुरक्षा, या फिर आतंकवाद सुरक्षा। तो यही सुरक्षा में एक दूसरे का साथ देना, इसी चीज के लिए इस डायलॉग की स्थापना की आयोजन की जाती है। यह भारत और अमेरिका के साथ किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अमेरिका की बात आई, यदि अमेरिका के बारे में यदि यह पूछा जाए कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति जो बनी है कमला हैरिस, वो कितने नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है, तो वो बनी है 49th, वह बनी है 49th नंबर की उपराष्ट्रपति, जिनका नाम है कमला हैरिस। सॉरी, लिख नहीं सही से उग रहा है। इतना याद रखिए कि जो उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, वह 49 नंबर की उपराष्ट्रपति है। और सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने वाला जो मिशन है वो अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया नासा के द्वारा, और पार्कर सोलर प्रोब मिशन, जो सूर्य के बाहरी परत कोरोना तक पहुंचने वाला विश्व का पहला मिशन बन गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी में हम जानते हैं पहले के सिवान थे, उनके स्थान पर अब आए हैं एस सोमनाथ जी आए हैं, नए इसरो के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
अब अध्यक्ष की बात, अगर इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। 1969 को 15 अगस्त 1947 को क्या होती है? इसरो की स्थापना होती है। और इसका यदि बात करें हेड क्वार्टर कहाँ है, अगर इसरो का यदि बात करें हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसरो का हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में इसरो का हेड क्वार्टर है। बेंगलुरु में इसरो का हेड क्वार्टर है, HQ हेड क्वार्टर इसरो में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक। इसरो का लॉन्चिंग सेंटर कहाँ पे है? तो इसको कहते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, चलिए एक बार एक झलक हम देखते हैं। इसके आगे कुछ है नहीं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को थोड़ा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसरो का लॉन्चिंग सेंटर कहाँ पर है? ठीक, और इसरो के ये जो के सिवान जो बने हैं, यह कौन से हेड है? 9th नंबर में कौन थे? तो यह थे के सिवान। और 10वें नंबर पे बने हैं एस सोमनाथ, 10वें नंबर के। यह पहले किसके निर्देशक थे? तो यह विक्रम साराभाई जो था, विक्रम साराभाई स्पेस लॉन्च, उसके यह निर्देशक थे पहले, एस सोमनाथ। यह पहले किसके निर्देशक थे? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के तिरुवनंतपुरम जो केरल में है उसके निर्देशक थे। अभी इसरो के ये क्या बन गए हैं? अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान फर्स्ट को किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको जो लॉन्च किया गया है उस व्हीकल का नाम है PSLV-C11। चंद्रयान 2 को किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चंद्रयान 2 को जिस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है वह है GSLV-3M1 द्वारा लॉन्च किया गया। इसका लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर। मंगलयान को किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया PSLV-C25, इसको द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो के 140 सैटेलाइट को किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है PSLV-C37, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, एक ये भी रिकॉर्ड है कि 104 सैटेलाइट को एक बार इसरो ने लॉन्च किया था। इसका रिकॉर्ड स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट को एक बार लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसने तोड़ा? स्पेस एक्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो यह है 20% का। अब यदि बात करें LIC की, तो LIC की स्थापना कब हुई थी? LIC की स्थापना 1956 एक्ट के तहत हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई, इसका हेडक्वार्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा कितनी फिक्स की गई है? 74%। ठीक, और धन रेखा प्लान LIC के द्वारा एक प्लान आती है, धन रेखा प्लान LIC के द्वारा लॉन्च की जाती है, धन रेखा प्लान। अगला प्रश्न है,
सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो यह हो जाएगा, इसके पहले भी हम लोगों ने देखे थे कि पीएम की सुरक्षा चूक के लिए 2 समिति गठन की गई थी। ध्यान देंगे यहाँ पर 2 समिति कौन कौन सी, तो देखिए, एक तो गृह मंत्रालय द्वारा, एक किसके द्वारा हुई थी? गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक। दूसरा किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ लिखा हुआ प्रश्न में ही लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी एक समिति बनाई गई है और एक गृह मंत्रालय द्वारा भी। गृह मंत्रालय द्वारा जो समिति बनाई गई है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कर रहे हैं उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? प्रश्न हमारा पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? इसके पहले भी हम लोग, इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि एक गृह मंत्रालय द्वारा एक की गई है। अभी हम लोग प्रश्न देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी एक गठन की गई है समिति का। तो कौन कौन सा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जो किया गया है उसका नाम है सुधीर कुमार सक्सेना समिति। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो की गई है वह इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा द्वारा यह की गई है। इसमें 3 मेंबर है, इसमें 5 मेंबर। मेंबर कितना है? इसमें 3 मेंबर है, इसमें 5 मेंबर है। इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोग गृह मंत्रालय का पढ़े थे सुधीर कुमार सक्सेना, यहाँ प्रश्न में पढ़ा सुप्रीम कोर्ट यानी इंदु मल्होत्रा, यानी हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा? इंदु मल्होत्रा। इन्हीं की समिति, इन्हीं के अध्यक्षता में यह गठित की गई है, यही इनके इस समिति के अध्यक्षता करेंगे। और इंदु मल्होत्रा जी है वकील से सीधा जज बनने वाली पहली न्यायाधीश है। इंदु मल्होत्रा कौन है? वकील से सीधा जज बनने वाले, ठीक। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में सुकुआ ढुकुआ बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन कैटेगरी में चुना गया। यह स्थित है, यह कहाँ स्थित है? सुकुआ ढुकुआ बांध का निर्माण 1909 में किया गया। इसमें क्या है? इसमें एक चीज क्या है कि 1909 से किया गया, अभी तक 112 वर्ष में इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। कोई भी बदलाव इसमें नहीं हुआ है। यह यूपी के झांसी में बेतवा नदी, यह यूपी के झांसी में बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? झांसी, उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए, यदि बात करें चेनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? वह है झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना। 11 जनवरी 2022 को अली खान इस्माइलो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़े हैं कि ईंधन की कीमत बढ़ने के कारण वहां पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है और राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा की गई है। तो वह देश कौन सा था? और वह देश था कजाकिस्तान। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है? कजाकिस्तान। तो वहीं के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है अली खान इस्माइलो, कजाकिस्तान के बने हैं। ईंधन की कीमत बढ़ने के कारण राष्ट्रपति का, वहां के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति कौन है वहां के? तो राष्ट्रपति है कासिम। द्वारा आपातकाल लगाया गया था और पीएम को इस्तीफा देना पड़ा था। तो नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं अली खान इस्माइलो। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट
2021 ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि और राज्य व राष्ट्रीय राज्य कौन सा है? सबसे पहले देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। इसकी IFSR गलती यहाँ लिखाया है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021। यह कौन जारी करता है? तो यह देहरादून से जारी किया जाता है, देहरादून से जारी होता है। 1987 से इसको जारी किया जा रहा है। हर 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर इसको प्रकाशित किया जाता है। 2021 का रिपोर्ट इस बार प्रकाशित किया जा रहा है। यह जो रिपोर्ट जो प्रकाशित किया जा रहा है वह 17वें नंबर का रिपोर्ट है। ठीक, इसको जारी किसने किया है? तो जारी करने वाले जो मंत्री है उनका नाम है भूपेंद्र यादव। यह कौन है? भूपेंद्र यादव जी कौन है? तो यह है वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने यह जारी किया। और यह आंकड़े किससे इकट्ठे किए जाते हैं? तो यह आंकड़े सेट टू उपग्रह है, उसी से यह आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। और इसमें यह पूछ रहा है कि कौन सा राज्य जो है वन क्षेत्रफल में वृद्धि व राष्ट्रीय राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे अब चलिए इसे कुछ तथ्यों को हम लोग देखते हैं एक बार। देखिए, पूछ रहा है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन कहाँ पर है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन जो है सो MP में है। क्षेत्रफल के अनुसार पहला स्थान पे। दूसरे स्थान की बात करें तो वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे न्यूनतम तो वह है हरियाणा। यदि बात की जाए प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पे है, तो 1 नंबर पे है मिजोरम और सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश। और प्रतिशत के अनुसार सबसे न्यूनतम कौन है? तो वह है हरियाणा। और सर्वाधिक वृद्धि की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वृद्धि में नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश और 2 पे है तेलंगाना। ठीक, यह और इस बार वृद्धि हुई है पिछली बार की तुलना में 2261 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में इस बार पिछली बार की तुलना में वृद्धि हुई है। भारत की जो वन है वो पूरे विश्व की 2.91 ब्रिज है। ठीक, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत का हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। चलिए ग्रीन दे देते हैं। ठीक, हाँ देखिए, IFSR भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट यह कौन जारी करता है? यह देहरादून से जारी होता है। यह देहरादून से जारी होता है और 1987 से जारी हो रहा है। यह प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी होता है। इस बार जो जारी हुआ कितने नंबर का? 17वें नंबर का है। यह जारी कौन किए हैं? तो भूपेंद्र यादव वन और पर्यावरण मंत्री है, इन्होंने यह लागू किया है। और यह जो डाटा जो इकट्ठा करता है यह कैसे कहाँ से इकट्ठा करता है? तो सेट टू उपग्रह से यह डाटा इकट्ठा करता है। अब इसके अनुसार क्या कि इस बार क्या चेंजिंग आया है वो देखने के लिए अगर वो देखते हैं तो सब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन कहाँ है? तो MP में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में है। प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ है? मिजोरम में। और सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में। अब प्रतिशत के अनुसार सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में। यानी प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों में हरियाणा सबसे कम में है। और सर्वाधिक वृद्धि जो पिछले बार की तुलना में यदि की जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि अभी कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। चलिए आगे कोई प्रश्न नहीं है।
धन्यवाद।